हेलो गाइस। आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर में जो पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आप इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जैसे कि तैसे वहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ करके जाओगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल उम्मीदें को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं ये आज का पहला क्वेश्चन है। हम लोग पहले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। ग्वालियर किला किसने बनवाया था? तो आप लोग बताइए, मिहिर कुल ने या राजा सूरज सेन ने या सूपा सिंह ने या मान सिंह ने? तो आप लोग बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, राजा सूर सेन। इन्होंने ग्वालियर का किला बनवाया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग यहाँ देखिए, ये ग्वालियर का किला राजा सूरसेन ने बनवाया था और इसके कुछ हिस्सों को राजा मान सिंह तोमर जो थे 15वीं शताब्दी में बनवाए थे। राजा सूरसेन कहा जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में ऋषि ग्वालिपा को बचाने के लिए एक महामारी से ठीक होने के बाद इस शहर की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने ग्वालियर कहा था। ठीक है। राजा मान सिंह तोमर जो थे उन्होंने किले की लंबी दीवारों, मान सिंह महल और गुजरी महल जैसे कई भव्य वास्तुशिल्प का निर्माण करवाया था। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है आज का दूसरा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ये पिछली शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन जो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव कब आरंभ हुआ था? 1965, 1980 या 1975, 1999? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1975 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत 1975 में हुई थी। यह महोत्सव तब से लगातार आयोजित किया जा रहा है। शुरुआत 1975 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आरंभ हुआ था। आयोजन इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मैग्नीज उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? आप लोग बताइए। गुना या गुना, विदिशा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मांडला, बालाघाट। और नीचे एक और ऑप्शन है इंदौर, देवास। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। बालाघाट और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैग्नीज उत्पादन होता है। और यहाँ आप लोग देखिए सही उत्तर देखिए बालाघाट और छिंदवाड़ा इसका बिल्कुल राइट आंसर था। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये लाइन आप लोग देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मैग्नीज का। इस जिले में मैग्नीज के व्यापक भंडार हैं। बालाघाट यह जिला भारत के कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग कितना है? 80% है हिस्सा देता है, मैग्नीज का उत्पादन करता है। और इसमें देखिए
इसमें एशिया की सबसे गहरी भूमिगत मैंगनीज खदान भी स्थित है। तो आप लोग इसमें इसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए छिंदवाड़ा के बारे में लिखा है। छिंदवाड़ा यह जिला भी मैंगनीज का महत्वपूर्ण भंडारों के लिए जाना जाता है। तो ये दोनों बालाघाट और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा बालाघाट में होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ये बताइए, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है। ये सारे पिछले शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या गोदावरी नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र तो होगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो वैसे भी उसमें पूछ चुके हैं। ठीक है, हुगली नदी। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है और एक नदी और मिलती है मेघना नदी, वो भी मिलती है, तब ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है सुंदरबन का। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी जो है उसमें ये लोग डेल्टा बनाते हैं जब नदियाँ गिरती हैं। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ भी लिखा है, देखिए संयुक्त जलधारा, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और गंगा जो होती है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में मिलती है, तो उनका संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र गंगा जो होगी वो जब मिलेगी तो उसे हम लोग मेघना कहेंगे, और उनसे ही हमारा ये डेल्टा बनेगा। उपजाऊ क्षेत्र, यह डेल्टा अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। यह सुंदर वन के घने ग्रेवों वन पाए जाते हैं। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड तक यह वीडियो शेयर भी कीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए सुंदरलाल पटवा थे, या गोविंद नारायण सिंह, या उमा भारती थी, या आप लोग देखिए नीचे, या बाबू लाल गौर थे। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। गोविंद नारायण सिंह ये जो थे ये मुख्यमंत्री थे गैर कांग्रेसी, ये कांग्रेस से नहीं थे। तो आप लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है, आप लोग जानते हैं। देखिए गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह थे। उन्होंने 1967 में 67 से 69 तक संयुक्त विधायक दल की सरकार का नेतृत्व किया। ठीक, संयुक्त विधायक दल की सरकार थी इनकी थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी 1967 से 1969 तक संयुक्त विधान दल की सरकार का नेतृत्व किया। कांग्रेस, यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त विधायक दल की सरकार का नेतृत्व किया था। ठीक है, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह 2 पूर्ण पंचायत वर्षीय कार्यकाल पूरा करने वाले पहले पदधारी बने। ठीक, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अगर इसमें से देख के जाते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आप। ठीक, अफीम उत्पादन वाले ज़िले कौन से हैं? भोपाल, सीहोर, या मंदसौर और नीमच, या खंडवा, या हरदा। ये देखिए यहाँ नीचे एक और होगा, यहाँ देखिए रतलाम और उज्जैन। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, कहाँ कौन से ज़िले में अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है?
देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर और नीमच में सबसे ज़्यादा आपको अफीम मिलेगी। तो आप लोग इसका देखिए या देखिए मध्य प्रदेश में अफीम का उत्पादन मुख्य रूप से मंदसौर और नीमच, ठीक है, ये दो जिले मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अफीम मिलेगी। ठीक है, भारत सरकार की इस सख्त लाइसेंसिंग नीति के तहत इन क्षेत्रों में औषधीय प्रयोजनों के लिए अफीम की वैध खेती होती है। ठीक है, यहाँ पे सरकार देखिए, यहाँ पे इनको सरकार ने क्या दिया है, लाइसेंस दिया है, जिससे कि औषधि बनाया जा सके अफीम से। ठीक है, तो इसीलिए ये वैधानिक है। ठीक है, तो देखिए भारत में अफीम मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर, रतलाम और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जो गाजीपुर है, यहाँ पर भी आपको अफीम मिलेगी। ठीक, ये कुछ ज़िले हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। कामाख्या देवी जो मंदिर है वो कहाँ है? देखिए ये भी पिछली शिफ्टों में पूछा जा चुका है, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और अच्छे अच्छे आपको कंटेंट दे सकें। देखिए पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आप लोग देखिए असम या अरुणाचल प्रदेश। देखिए कामाख्या जी देवी जो मंदिर है वो असम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत, जो नीलाचल पर्वत है वहाँ पर ये स्थित है। 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ये। ठीक है, तो ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है 51 शक्तिपीठों में। और ये जो है देख लीजिए यहाँ पे नीलांचल जो पर्वत है यहाँ पर ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मध्य प्रदेश का कौन सा हॉकी खिलाड़ी डीएसपी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक रहा है। ठीक, आप लोग देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा हॉकी खिलाड़ी है जो डीएसपी रहा है। ठीक है, कीर्ति पटेल थे, या आप लोग यहाँ देखिए माइकल नाथ, या अमित बनर्जी, या समीर दाद। तो देखिए इसका राइट आंसर है समीर दाद। इसके बिल्कुल राइट आंसर है, ये डीएसपी रहे हैं और हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो देखिए समीर दाद भारतीय टीम के लिए खिलाड़ी हॉकी खेल और बाद में मध्य प्रदेश में पुलिस अधीक्षक, जिसे हम डीएसपी कहते हैं, के पद पर भी ये रह चुके हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। विदिशा और एरन से किस गुप्त काल के सिक्के मिले हैं? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, या कुमारगुप्त, या रामगुप्त, या आप लोग देखिए या स्कंदगुप्त। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है रामगुप्त इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विदिशा और एरन जो था वहाँ से हमको गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। ठीक है, रामगुप्त के शासन में। देखिए यहाँ पे विदिशा और एरन में प्राप्त गुप्त काल में जो रामगुप्त था इसके शासनकाल में मिले थे। सिक्के और शिलालेख रामगुप्त से संबंधित हैं। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद बड़ा था बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने और अपनी रानी
कुमार देवी को दर्शाने वाले सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन विदिशा और एरन जो था में विशेष रूप से रामगुप्त से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, लेकिन प्रश्न उल्लिखित स्थान विदिशा और एरन, ठीक है, मुख्य रूप से रामगुप्त संबंधित ऐतिहासिक संदर्भों के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आप लोगों को बताना है नर्मदा नदी पर, चिनाब नदी पर, या चंबल नदी पर, या आप लोग देखिए नीचे कौन सा ऑप्शन है, या सोन नदी पर। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध बना है। इस पर बहुत सारे बांध बने हैं। इंदिरा गांधी भी इसी पे बना है। ठीक है, बरगी बांध भी बना है, बहुत सारे इस पे बांध बने हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, बांधों से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा, ठीक है, ये कहाँ है, खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, एक बहुउद्देशीय बांध है जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, यह बांध नर्मदा नदी पर मंधाता द्वीप पर ठीक ऊपर बना है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यह भारत की एक प्रमुख नदी परियोजना नर्मदा घाटी विकास पर योजना का हिस्सा है। बांध का नाम नदी के पास स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा है। ठीक, वहाँ पर एक तीर्थ स्थल है ओंकारेश्वर, इसीलिए इसका नर्मदा नदी पर जो बांध बना है उसका नाम भी रख दिया गया है। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। आपको इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? ये साइंस का क्वेश्चन है, आपके लिए हम लेके आए थे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अवतल दर्पण इसका बिल्कुल राइट है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए यहाँ पे वास्तविक यानी जिसे हम रियल कहते हैं, उल्टा इन्वर्टेड प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण, यह जो अवतल दर्पण है यह आमतौर पर एक तरफ वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए सिवाय तब जब वस्तु को दर्पण के बहुत करीब, ठीक है, जब हम बहुत करीब रखेंगे तब ये नहीं बनाएगा। जैसे फोकस और ध्रुव के बीच में यदि रखा जाएगा, ठीक है, तो उस स्थिति में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, जब हम बहुत नज़दीक रखते हैं इसे तब ये नहीं बनाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अवतल दर्पण कैसा बनाएगा? यह हमेशा आभासी से वर्चुअल और सीधा इरेक्ट कहते हैं प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। ठीक है, तो ये आपको आभासी और सीधा मिलेगा अवतल दर्पण। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जब आपका जब फोकस यानी जब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो ये आपका दर्पण है, ये आभासी और सीधा बनाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, और सब कंडीशन में ये वास्तविक और उल्टा बनाएगा। ठीक, लेकिन और दर्पण ये उत्तल दर्पण हमेशा आपका सीधा और आभासी बनाएगा। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पिछला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा।
बताइए इसका कार्य की एसआई कार्य का एसआई मात्रक आपको बताना है। ये डबल यहाँ लिख गया है, ठीक है। एसआई इकाई या हिंदी में इसे आप कह सकते हो मात्रक, ठीक है। तो आप लोग देखिए जूल या शक्ति, रेडियन प्रति सेकंड या पास्कल। तो आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है जो ये कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ऊर्जा का भी यही होता है, जूल। देखिए यहाँ पे कार्य जो होता है इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। शक्ति का क्या होता है, शक्ति होगी तो हम वाट लगा देंगे, एसआई मात्रक होता है वाट। रेडियन प्रति सेकंड, इसका भी देख लीजिएगा, रेडियन प्रति सेकंड का आपको कोणीय वेग की आपको एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड मिलेगा। पास्कल का क्या होता है, दाब, ठीक है, मध्य। और यहाँ पर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ से, मध्य प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पिछली क्लासों में पूछा जा चुका है, सॉरी क्लासों में नहीं, शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसे बताइएगा, नर्मदापुरम में, खजुराहो या उज्जैन। तो आप लोग देखिए जबलपुर। देखिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य जो होता है समारोह में इसे पेश किया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं खजुराहो है, वहाँ पे हम लोग इसे पेश करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य समारोह मुख्य रूप से खजुराहो में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें हम शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनको हम पेश करते हैं। आप लोग जानते हैं 8 होते हैं। एक सप्ताह का उत्सव है, ठीक है। ये कब, एक सप्ताह तक ये मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव के रूप में आयोजित, ठीक, जाना जाता है। खजुराहो मंदिरों के पास आयोजित होता है। स्थान देखिए खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ये छतरपुर जिला है और ये उसमें स्थित है खजुराहो। आयोजन, यह उत्सव मध्य प्रदेश कला परिषद, ठीक है, मध्य प्रदेश कला, ठीक है, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। विशेषता, यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित एक प्रमुख महोत्सव है। ये आप लोग देख लीजिएगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। देखिए और इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। और इससे पहले हम ये करवाएं, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जैसे यहाँ करवाया जा रहे हैं वैसे ही 1-2 क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो निमाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, पन्ना, रीवा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। देखिएगा यहाँ पे है, देखिए सागर, दामोह या दतिया, शिवपुरी। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए जो निमाड़ी बोली है वो आपको खंडवा, खरगोन और बड़वानी में ज़्यादा बोली जाती है उधर एरिया में। तो आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिए। निमाड़ी बोली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र में शामिल प्रमुख जिले खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर हैं। यह बोली राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की सीमावर्ती भाषाओं से प्रारंभ हुई थी। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तक अब अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए आलमी तबलीगी इज्तिमा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ग्वालियर, इंदौर या आप लोग देखिए भोपाल, उज्जैन। तो देखिए ये मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें देश विदेश के लोग आते हैं। तो आपको ये पता होगा ये कहाँ आयोजित किया जाता है। ये भोपाल जो आपका है, भोपाल में इसे हम लोग मनाते हैं, ठीक। भोपाल आप सभी को पता होगा, भोपाल है राजधानी, तो वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं मध्य प्रदेश की। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए
इसमें क्या है, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक अ, इस्लामी समागम अलमी तबलीगी इज्तिमा प्रसिद्ध है। दुनिया ये कैसा है कि इस्लामी समागम है, ठीक है। आप लोग देखिए, दुनिया भर से लाखों लोगों को, ठीक है, इंटरनेशनल मेला है, आकर्षित करने वाला एक आयोजन अपनी शुरुआत से ही भोपाल में आयोजित होता था, ठीक है। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित हो रहा है और अब मुख्य रूप से ईंट खेड़ी स्थित इज्तिमा, यहाँ पे देखिए स्थित कहाँ है, ईंट खेड़ी स्थित इज्तिमा मैदान में आयोजित होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ ये मेला लगता है, ठीक है। तो ये था, तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। पीर बुधान का मेला कहाँ और कब आयोजित किया जाता है? शिवपुरी, मांडला, भोपाल, ग्वालियर। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पीर बुधान का मेला है वो शिवपुरी में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हम आज को आप सभी को करवाएंगे ये पिछले शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सनवारा क्षेत्र में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास अगस्त सितंबर, ये देखिए अगस्त सितंबर में ये मेला आयोजित किया जाता है, महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये मोस्ट है इम्पोर्टेंट, आप अगस्त सितंबर देख लीजिएगा। अगस्त सितंबर में पीर बुधान का मेला लगता है और वो संत पीर बुधान थे, वो भी मुस्लिम संत थे, उनके कब्र के पास यह लगाया जाता है शिवपुरी में, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन कि कितने साल पुराना है, तो पीर बुधान का मेला 2.5 साल पुराना यह पीर बुधान का मेला है, अधिक वर्षों से आयोजित किया जाता है, अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें से आप 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देखते हैं, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से किस ओर स्थित है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था, ये वाला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर किस ओर स्थित नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। सन 2000, 2001, सन 2002 और सन 2003, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है सन 2002 में ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा या आप कर सकते हो ऊपर वाला, छत्तीसगढ़ पूर्व में स्थित है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये वाला अगर आ जाए क्वेश्चन कि किस ओर स्थित है, मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ से किस ओर स्थित है, तो पूर्व की ओर स्थित है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश में स्थित एक स्थल रुद्रध, यहाँ पर देखिए राज्य है, भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है, ठीक है। अपनी सीमाएं साझा करता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, ठीक। आप उत्तर पश्चिम भी हो सकता है या पूर्व भी होगा, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, पीएच मान 7 होने पर क्या होता है, ठीक है। उदासीन, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा या तीक्ष्ण होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब 7 होता है तो ये उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, सभी लोग आप जानते होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उदासीन होगा। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय मापने का एक पैमाना है, ठीक है। क्षारीय होगा या अम्लीय, पीएच जो पीएच स्केल होती है, ये भी पूछ सकता है पीएच स्केल क्या होती है, तो ये अम्लीय या क्षारीय मापने का ये तरीका होता है विलयन का, ठीक है।
आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ देखिए, इसमें पैमाने पर 7 pH मान उदासीन माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। 7 से कम होगा तो यह विलयन अम्लीय होता है, ठीक। 7 से अधिक होने पर यह विलयन क्षारीय होता है। और शुद्ध जल आपका 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल आंसू वगैरह हो गया तो इस जगह 7 ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसका देखिए, जब आपको लड़ना हो या दौड़ना हो तो कौन सा हार्मोन नावित होता है। सॉरी, यहाँ स्रावित होना चाहिए था, नावित लिखा है तो मिस्टेक हो गई है। देखिए, एस्ट्रोजन, एड्रेनालाइन या ग्रोथ हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो आप सभी लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर है एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है। इसे लड़ो या इसको एक संज्ञा दी गई है लड़ो या भागो के नाम से, इसे कह सकते हो। देखिए, लड़ो या भागो के नाम से इसे भी कर सकते हो, ठीक है, एड्रेनालाइन को, ठीक है। तो जब शरीर को किसी तनावपूर्ण, रोमांचक, जोखिम भरी घटना, खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है तो एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा एड्रेनालाइन, ठीक है, एड्रेनल ग्रंथियों से एड्रेनालाइन जो होता है हार्मोन वो स्रावित होता है, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रिन भी से कह सकते हो, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन शरीर को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया दी गई है, इसी को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा लिखा है, अभी आप पढ़ सकते हो। तैयार किया गया है जिसे व्यक्तिगत खतरे से लड़ने या उससे भागने के लिए सक्षम हो जाता है। यह प्रक्रिया शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन लाती है, जैसे कि हृदय गति बढ़ाना और वायु मार्ग को फैलाना, जिससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सहानुभूति तंत्र की सक्रियता कहा जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो होता है एक एस्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। ये एस्टेरॉयड हार्मोन होता है जो है एस्ट्रोजन, ठीक है। यह मुख्य रूप से प्रजनन, ठीक, यौन विकास के लिए ना कि तनाव प्रक्रिया से होता है, ठीक है। तो इसे भी आप कर सकते। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, जब दुर्ग का उदाहरण कौन सा है। सॉरी, जल दुर्ग का उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, रायगढ़ किला, मंडला का किला या मंदसौर का किला या उरछा का किला। तो जल दुर्ग का आपको उदाहरण बताना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मंडला का किला। ये मंडला का जो किला है वो जल दुर्ग का उदाहरण है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पिछली शिफ्टों में ये सब पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप करके जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मंडला का किला एक जल दुर्ग का उदाहरण है, ठीक है। यह नर्मदा नदी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, जो एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एक्जोलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। यह अम्ल बैक्टीरिया द्वारा दूध में मौजूद लैक्टोजन के किण्वन से बनता है, जो दूध को खट्टापन देता है, ठीक है। इसमें लैक्टोजन एक किण्वन के कारण यह खट्टा हो जाता है, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध का मुख्य अम्ल है।
जो इसके खट्टे स्वाद का कारण बनता है। प्रक्रिया, दूध खट्टे होने पर, ठीक है, दूध खट्टा होने पर बैक्टीरिया लैक्टोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। पीएच में बदलना, जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बनता है दूध का पीएच मान घटता रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बताइए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मलखंभ में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? गणेश प्रभांकरण को, या दीपक जोशी को, रमेश मोरे को, या अशोक मलखंभकर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गणेश प्रभांकर को। ठीक है, यह द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये ध्यान रखिए कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सॉरी प्रीवियस नहीं, प्रीवियस शिफ्टों में आए हुए हैं। ठीक, गणेश प्रभांकर, तो इसकी जो व्याख्या होगी वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। अगर ये नहीं दिया तो इसकी व्याख्या में से खुद दे सकता है, तो आप अच्छे से देखिएगा। गणेश प्रभांकरन यान सन 2023 में मलखंभ खेट्टा साठी द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी प्रदान करयान्यात आला, ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। हाँ, पुरस्कार कैसे नाम है, खोठाच्या प्रशिक्षणातीय उत्कृष्ट योगदानीसाठी दिला जातो। ये कोई भाषा दूसरी है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रभांकरण यानी अनेक खट्टे, सब ऐसा लिखा है, आप लोग देख लीजिए बेकार। देखिए, तो आपको इसमें यही याद करना था कि जो ये मलखंभ द्रोणाचार्य पुरस्कार गणेश प्रभाकरण को मिला है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। देखिए, मध्य प्रदेश में, ठीक है, आमिर खां का संबंध किस क्षेत्र से है? लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो आमिर खां जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, आमिर खां का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार थे, इंदौर घराने के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट लाइन है कि ये इंदौर घराने के संस्थापक हैं और इंदौर घराना से संबंधित हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, अरुणाचल की किस महिला ने फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सन 2025 का स्वर्ण पदक जीता? नाजी हिलोंग, या ईरानी में से, या कोयना कुमारी, या मोइन कुरैशी। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाजी हिलोंग, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने अरुणाचल में महिला की फिजी चैंपियनशिप सन 2025 में जीता है चैंपियनशिप इन्होंने। ठीक है, नाजी हिलोंग अरुणाचल प्रदेश की नाजी हिलोंग ने सन 2025 में फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप वही लिखा है, आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कोशिका का साइज डॉट में मापा जाता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, या माइक्रोमीटर। देखिए, कोशिका का जो साइज होगा वो हम लोग माइक्रोमीटर में मापते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कोशिका का आकार आमतौर पर माइक्रोमीटर, जिसे हम लोग माइक्रोमीटर या म्यू भी कहा जाता है, में मापा जाता है, जो एक मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। यह एक उपयुक्त इकाई है क्योंकि कोशिकाएं अविश्वसनीय रूप से छोटी होती हैं। ठीक, ये छोटी होती हैं इसलिए हम माइक्रोमीटर से मापते हैं छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए, तो आप लोग जानते होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? ठीक है, देखिए, सामाजिक
विज्ञान शोध संस्थान भोपाल में, उज्जैन में या सागर में या इंदौर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान संस्थान उज्जैन में स्थित है। यह स्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शोध संस्थान है। यह भरतपुर प्रशासनिक क्षेत्र देवास रोड उज्जैन में प्रोफेसर राम सखा गौतम मार्ग पर स्थित है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। रात के समय तापमान के व्युत्क्रम होने पर तारे के टिमटिमाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टिमटिमाना कम हो जाएगा, टिमटिमाना अधिक हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं। सॉरी, ए और दो नो हो जाएंगे भी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए, तो इसका राइट आंसर है तारों का टिमटिमाना कम हो जाएगा। ठीक है, जब तापमान में व्युत्क्रम परिवर्तन होगा। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना भी कम हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना कम हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि तारे जो हैं टिमटिमाते हैं, कि इसमें कौन सा अपवर्तन होता है? तो इसमें अपवर्तन होता है। ठीक, विभिन्न परतों में तापमान घनत्व में निरंतर परिवर्तन के कारण होता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा की परतें अस्थायी होती हैं, जिससे प्रकाश का अपवर्तन तेजी से बढ़ता रहता है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब रात के समय तापमान का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, तो गर्म हवा की परतें ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, ये देखिए, जब गर्म की हवा की परतें होंगी वो ठंडी हो जाएंगी। यह स्थिति वायुमंडल में अशांति को कम करती है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कम बदलता है। परिणाम स्वरूप तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना या टिमटिमाना कम हो जाता है। आप लोग ये बताइए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्टों में आए हुए हैं। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? आप देखिए, 1977, 1978, 1979, 1980। देखिए, मोरारजी जो देसाई थे 1977 में बने थे और ये 78 तक रहे थे। ठीक है, सॉरी 79 तक रहे थे ये। तो देखिए यहाँ पे 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 भारत के कौन से चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने है। ठीक, उन्होंने 1977-79 तक, ठीक है, 79 तक जनता पार्टी सदस्य के रूप में रहे। ठीक है, किससे हैं? जनता पार्टी से, कांग्रेस से नहीं है। ये भी लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 1978 में आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर विमुद्रीकरण इन्होंने करवाया था। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1000, ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, 1000 और 5000 और 10,000 के उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री कौन थे उस समय? हीरू भाई एम पटेल थे। ठीक, हीरू भाई। ये भी पूछता है, जब विमुद्रीकरण दूसरी हुई थी तो कौन थे वित्त मंत्री? तो यहाँ पर हीरू भाई एम पटेल थे। इस नीति का प्रमुख निर्माता माना जाता है। सन 2016, आप सभी लोगों को पता है, सन 2016 में भी नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने करवाया था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 5000 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर 500 और 1000 की बंद हुई थी, यहाँ पे 1000 और 5000 और 10,000 की बंद हुई थी। ये भी पूछता है एग्जाम में। यह भारत में हुई सबसे व्यापक नोटबंदी थी, जिसका असर आमतौर पर जनता पर भी पड़ा था। और यहाँ पर देखिए
सन 2023 में भी इन्होंने बंद करवाया है। वापस नोटबंदी वापस लेना। मई सन 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को चलन से वापस की घोषणा की थी। हालांकि वे उन निविदा बने रहे और लोगों को उन्हें बैंकों में जमा करने या बदलने का समय दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लास्ट तक देखिएगा इन्हें। मालवा पठार की ढलान किस दिशा में है? दक्षिण में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, ठीक है, या पूर्व में है? तो आप लोग बताइए। देखिए, मालवा पठार जो है वो उत्तर में इसकी ढलान है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या। मालवा पठार की ढलान उत्तर दिशा में है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कि नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा, केन उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, इसमें चंबल, केन, बेतवा वगैरह हैं, ये उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा नदी से जाके मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजा भोज किस वंश से संबंधित है? ये अभी आया था, 2-3 दिन हो गए हैं शिफ्ट में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश या परमार वंश या सोलंकी वंश? ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये परमार वंश से संबंधित है राजा भोज। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, परमार, ठीक, वंश से संबंधित है। राजा भोज 11वीं शताब्दी ईस्वी के एक भारतीय राजा थे जिन्होंने परमार वंश से शासन किया था। उनका राज्य मध्य भारत के मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित था। कहाँ था ये? मध्य भारत के, ठीक है, मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में थे ये। ठीक है, जिनकी राजधानी धार थी। ये भी पूछता है कि जो राजा भोज थे उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी धार थी। वह कला, साहित्य और विज्ञान के एक महान संरक्षक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कई सांस्कृतिक कृतियों के लेखन का श्रेय दिया जाता है। ठीक, इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ भी लिखी हैं, सांस्कृतिक कृतियाँ। ठीक है, तो यहाँ देरी की हुई है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? ठीक है, रमन प्रभाव के कारण, पूर्ण आंतरिक परासरण या ऊष्मा विकिरण के द्वारा। देखिए, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर पढ़ेंगे तो वो नहीं क्वेश्चन आया तो इनसे भी बन सकता है। हीरे का चमकदार दिखना मुख्य रूप से प्रकाश के वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं कि को कहा जाता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, लगभग 2.42 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हो, हीरे का 2.42 होता है। इस उच्च अपवर्तनांक के कारण ही हीरे के लिए क्रांति कोण का मान बहुत कम, लगभग 24.4 डिग्री होता है। ठीक है, जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो अंदर की सतहों से बाहर इस क्रांति कोण से अधिक कोण पर टकराता है। ठीक है, क्रांति कोण वही 90 डिग्री वाला जिसे हम एंगल बनाता है। ठीक है, तो आप उससे समझ सकते हो। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश इन आंतरिक परावर्तनों के कारण हीरे के अंदर फंस जाता है। ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, अंततः कुछ ही सतहों से बाहर निकलता है, ज़्यादा नहीं निकल पाता है, जिससे हीरे अत्यधिक चमकदार दिखाई देते हैं। तो आप लोग ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है दूसरा, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो किस सदी में बनवाया गया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं, 13वीं या 14वीं या 15वीं? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो है 13वीं सदी में ये बनवाया गया था।
ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 13वीं सदी में बनाया गया था। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी में बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण, ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूर्व गंग राजवंश ने बनवाया था। ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम। ये भी पूछता है कब और किसने बनवाया। ठीक है, तो गंग राजवंश ने बनवाया 13वीं सदी में, और नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। लगभग कब बनवाया था, एग्जैक्ट टाइम है 1250 लगभग बनाया था। 1238 से 1264 ईस्वी के शासनकाल के द्वारा ये बनवाया गया था। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। या ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो फैक्ट ये सब हैं, देख लीजिएगा। यह मंदिर सूर्य, ठीक है, यह मंदिर जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी देख लीजिएगा। इसे एक विशाल रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। ठीक है, किसके, विशाल रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। इसकी वास्तुकला कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसकी है, कलिंग शैली की उत्कृष्ट उदाहरण है, देख लीजिएगा। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर में विरासत स्थल में घोषित किया गया था। कब, तो 1984 में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कब इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल को इसको शामिल किया गया था, तो 1984। ये सारे फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब लोग हम पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका आप लोग आंसर कीजिए। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो 1 फरवरी 1994, 10 जनवरी 1990, 15 फरवरी 1994, 2 जनवरी 1950। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, कब आया था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये आया था 1 फरवरी 1994 में आया था ये। ठीक है, 1 फरवरी 1994। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को अस्तित्व में आया था। 73वें और 74वें जो 73वें पंचायत और 74वें नगर पालिका से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे, ये भी पूछ सकता है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के परिणाम स्वरूप 1992 में हुआ था, इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, जिसने भारत में पंचायत 73 है, राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों, ये 74 है। ठीक है, के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन अनिवार्य कर दिया गया था। आयोग ने 15 फरवरी 1994 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, 15 फरवरी 1994 से प्रारंभ किया था, लेकिन गठित हुआ था 1 फरवरी 1994। ठीक है, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी विशेषता द्रविड़ शैली की वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला की विशेषताओं में से नहीं है। नागर मंदिरों, ठीक है, नागर, ये नागरा लिख गया लेकिन नागर होता है यहाँ पे। ठीक है, मंदिरों के विपरीत द्रविड़ मंदिर ऊंची दीवारों से घिरे होते हैं। ठीक है, मंदिर का आधार पंचायतन शैली में मुख्य मंदिर और 4 सहायक मंदिरों के साथ बनाया गया था। द्रविड़ वास्तुकला में मुख्य मंदिर के शीर्ष पर केवल एक विमन थी, क्या था ये, विम होगी, यहाँ पे विमान लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये भी सही है। ठीक है, और ये भी सही है, ये दोनों सही हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा मिस्टेक इसमें हो रहा है क्योंकि ये ऊंचे नहीं होते हैं इससे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 2 और 3, ओनली 2 और 3 ही होगा। ठीक है, तो इसका 2 और 3 ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
विकल्पों पर विचार करते हुए कथन वही 2 और 3 दोनों में उन विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो विशेष रूप से, ठीक है, ये वही तुमको बताया गया है कि ये दोनों सही हैं, तो आप लोग से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार यदि आए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए अच्छा बनाएं और अच्छे कंटेंट लेके आएँ और आपके लिए अच्छा कंटेंट देते रहें अगले। देखो लोहित और धनसारी और बराक किसके सहायक नदियां हैं? अब ब्रह्मपुत्र, कावेरी या कृष्णा या नर्मदा। तो देखिए लोहित, धनसारी और बराक जो हैं वो सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है आपका, देखिए यहाँ पे लोहित, धनसारी और बराक नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। लोहित नदी को रक्त की नदी कहते हैं, ठीक है, भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, लोहित नदी को हम लोग रक्त की नदी कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कुलबेरा नदी, ठीक है, कुलबेरा नदी या खपरी नदी, कन्हार नदी या शक्कर नदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कुलबेरा नदी। छिंदवाड़ा जिले की जो जीवन रेखा कौन सी नदी है? कुलबेरा नदी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। कुलबेरा नदी उमरेठ से शुरू होती है, ठीक, और छिंदवाड़ा और मोहखेड़ से होकर बहती है, जहाँ यह पेंच नदी से मिलती है, ठीक है, पेंच नदी से मिल जाती जाके, ठीक है। इसे छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसे करके जाइएगा अच्छे से, कुछ भी छोड़िएगा मत, ठीक है। तो देखिए रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? ठीक है, तो रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, उदा देवी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रानी अवंतीबाई जो थी, इन्होंने रामगढ़ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो यहाँ पे दिया गया है, देखो रानी अवंतीबाई, देखिए यहाँ पर दिया गया है रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश के रामगढ़ की शासिका थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब अंग्रेजों ने उनके पिता, ठीक है, उनके यहाँ पे पति है, ठीक है, पति राजा विक्रमजीत सिंह, इनके पति थे राजा विक्रमजीत सिंह को शासन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इनको हटा दिया गया था कि शासन अच्छे से नहीं चला रहे हैं, कोर्ट ऑफ वॉर्स के तहत। ठीक है, राज्य का प्रशासन अपने हाथ से लेने का प्रयास किया। तब अवंतीबाई ने इस लड़ाई का विरोध किया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 4000 सैनिकों की एक सेना खड़ी की और मंडला के पास खेरी गांव में अंग्रेजों को हराया। हालांकि जब अंग्रेजों ने अतिरिक्त बलों के साथ फिर से हमला किया तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया था। हार निश्चित होने पर उन्होंने अंग्रेजों के हाथों, ठीक है, पकड़े जाने के बजाय 20 मार्च 1858 को खुद को अपनी तलवार से मार दिया था। ठीक है, कब मारा था? 20 मार्च 1858 में। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ग्रीन क्रोमाइड, महाशीर या मुरल या मांगुर।
ठीक, जिसे हम लोग मंगूर कहते हैं, ठीक, मांगूर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महासीर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन है? महासीर है। ठीक है, तो जिसे हम लोग टाइगर फिश के नाम से भी जानते हैं या नदी का बाघ भी इसे हम कहते हैं। इसे देखिए 2011 में राज्य मछली का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कब दिया गया था, तो 2011 में इसे दिया गया था। ठीक है, तो अगली बार ये भी पूछ सकता है आपसे, तो इसे भी अच्छे से करके जाइए आप लोग। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन ही लाए गए हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए किस लोकप्रिय गायक का जन्म इंदौर में हुआ था? ठीक है, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ज्योतिराव मिश्र या पुनीत शर्मा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है लता मंगेशकर। ठीक है, इनका इंदौर में जन्म हुआ था, लता मंगेशकर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था और वह भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिकाओं में से एक बनी। नंबर 1, किशोर कुमार, जो किशोर कुमार थे इनको देखिए, किशोर कुमार का जन्म खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में नहीं हुआ था। ठीक है, किशोर कुमार थे, इनका जन्म खंडवा में हुआ था। तो इनसे ये भी पूछ सकता है खंडवा में किसका जन्म हुआ था, तो किशोर कुमार का। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया ये विज्ञान से संबंधित है। किससे नियंत्रित होती है? मस्तिष्क से संबंधित है, तो ये अच्छे से आप लोग करके जाइएगा, पूछता है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो ये जो है मेरुरज्जु से संबंधित है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, जैसे पैर किसी पे पड़ जाना, हट जाना, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, द्वारा नियंत्रित होती है और विशेष रूप से ये मेरुरज्जु के नियंत्रण में होती है। ठीक है, ये कौन नियंत्रित इसे करता है? मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो यह एक अनैच्छिक और तात्कालिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्रिया है। ठीक है, अनैच्छिक है, बिना चाहे। ठीक है, और तात्कालिक होगा, जैसे किसी नुकीली चीज़ पर पैर पड़ गया तो अचानक से हट जाएगा, दिमाग को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। मस्तिष्क के सचेत प्रयास या विचार के बिना होता है। ठीक है, यह देखिए यहाँ पे लाइन देखिए, मस्तिष्क तक इसे पहुँचने में टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, मस्तिष्क के सचेत प्रयास या विचार के बिना होता है। ठीक है, जिससे शरीर को नुकसान से बचाया जा सके, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर वस्तु तुरंत हाथ हटा लेना। ठीक है, तो ये सारी होती हैं। और ये भी देखिए आपके लिए हम लाए हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे सेरिब्रम क्या क्या काम होता है? यह मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो स्वैच्छिक क्रियाओं, जैसे क्या होता है, तर्क, भावनाओं, स्मृति का नियंत्रण करना। ठीक है, स्मृति यानी सोचना, विचारना वगैरह, इससे होता है। ठीक है, और सेरिबेलम जो होता है, ठीक है, इसका क्या काम होता है? यह शरीर की यह दूसरा भाग होता है बड़ा अपने शरीर का, मस्तिष्क का। मुद्रा, ठीक है, जैसे देखो इसमें मुद्रा, संतुलन, समन्वय, स्वैच्छिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए नियंत्रण किया जाता है इसका। ठीक है, संतुलन बनाता है हमारे शरीर का। जैसे हम ज़्यादा शराब पियेंगे तो हमारा सेरिबेलम खराब हो जाएगा। मेडुला क्या काम करता है? या अनैच्छिक कार्यों जैसे हृदय की गति, श्वास, ठीक है, हृदय की गति, श्वास, और यहाँ पे दिया गया है रक्तचाप को नियंत्रित करता है मेडुला। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? ठीक है, शहडोल, भोपाल, कहाँ किया गया है? देखिए धार या इंदौर। ठीक, तो इसका राइट आंसर है धार, इसका बिल्कुल राइट आंसर है धार।
देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार, ठीक है, धार जिले के भैंसोल, ठीक, कौन से भैंसोल गांव में भारत के पहले पीएम मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्र जिसे कहते हैं, पार्क की, ठीक, शॉर्टकट में इसे हम पीएम मित्र कहते हैं, पार्क की आधारशिला रखी है। यह पार्क कितना लगभग 2158 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है, और इसका उद्देश्य कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई और परिधान नियंत्रण को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी है, ठीक है, तो गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, या पंडित रवि शुक्ल ने, ठीक है, रविशंकर वही थे, शुक्ल उनका। तो इसका जो राइट आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हृदय प्रदेश की संज्ञा दी है अपने मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने ही मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी, क्योंकि भारत के भौगोलिक, ये देखो भौगोलिक केंद्र में स्थित है, भौगोलिक केंद्र में स्थित है इसलिए। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि हृदय प्रदेश हम लोग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि यह भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होता, ठीक है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत देश के ठीक बीच में या केंद्र के केंद्रीय भाग में स्थित है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति इसे भारत का दिल बना देती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, इसे यही क्वेश्चन आया था इसमें। देखिए ये क्वेश्चन 13 आ चुका है। हाइड्रोजन किन समूहों से समानता रखता है, वही समूह 4, समूह 15, 1 और 17, 3 और 16 वगैरह। आप लोग बताइए 2 और 18। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो हाइड्रोजन तो आप सभी जानते हैं पहले समूह से संबंधित है, पहला और 17 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। पहला और 17 हाइड्रोजन उसी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन समूह 1 यानी क्षारीय धातु, समूह 17 हैलोजन समूह जो होता है, ठीक है, दोनों के तत्वों के साथ समानता रखता है। समूह 1 के साथ समानता, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक के तत्वों के पास होता है, ठीक है, जैसे एक के तत्वों के पास होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन बना सकता है। क्षार धातुओं के M+ आयनों के समान होते हैं, ठीक। तो आप लोग से भी देख सकते हो। समूह 17 के साथ समानता, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि यह अपने सबसे नज़दीकी उत्कृष्ट गैस यानी हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर सके, ठीक उसी तरह जैसे हैलोजन तत्वों को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह संयोजक बंध बनाता है, ठीक है, संयोजक बंध बनाता है और द्विपरमाणविक अणु H2 के रूप में मौजूद होता है और हैलोजन के समान होता है, ठीक। तो आप लोग इसे देखिएगा, ठीक। चांदी को रसोई घर में रखने पर चांदी किस से अभिक्रिया करेगी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन युक्त गैस से, या हवा में मौजूद मैग्नीशियम युक्त गैस से, हवा में युक्त सल्फर युक्त गैस में, हवा में मौजूद कार्बन युक्त गैस में। तो चांदी जो होती है वो अधिक क्रियाशील नहीं होती, फिलहाल ये सल्फर युक्त से गैस से ये अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। तो चांदी ये ज़्यादा नहीं अभिक्रियाशील होती है, कम होती है, ठीक है। तो जब चांदी को हवा के संपर्क में रखा जाता है तो यह हवा से मौजूद सल्फर यौगिक मुख्य रूप से हाइड्रोजन सल्फर H2
यस गैस के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक, तो वही मोस्ट है कि सल्फर युक्त गैसों से यह कर लेती है अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के कारण चांदी की सतह पर सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है, जिसे चांदी का धूमिल होना कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यह अभिक्रिया रसोई घर में अधिक तीव्र हो सकती है, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अंडे और प्याज में सल्फर यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन सल्फर गैसों जो गैस छोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन भी, तो किसमें सबसे ज़्यादा सल्फर हो सकते हैं? अंडे और प्याज में। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी, ठीक, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन भी इस प्रक्रिया में शामिल होती है, लेकिन मुख्य कारण सल्फर होता है। ऑक्सीजन भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। ठीक है, काला रंग प्रदान करता है। देखिए ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास समाप्त कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं। तो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन या आपको इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यदि आप डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? 1850, 1851, 52। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये 1853 में रेल चलाई गई थी सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। जैसे देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल, अभी दे दिया आपको पता है 1853 में, लेकिन 16 अप्रैल डेट दे दी गई, तब क्या करोगे? ठीक, तो आप लोग डेट भी पढ़ के जाइए। ठीक है, यह ट्रेन तात्कालिक कहाँ से चली थी? जिसे हम लोग बम्बई कहते थे, तब अब के ज़माने में हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, कि बोरी बंदर, ठीक, कहाँ से? बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, वो भी कितनी चली थी? 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। तो ये सारे फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ से? मुंबई से ठाणे चली थी। ठीक है, बोरी बंदर वही, ठीक है, मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी और 34 किलोमीटर और 16 फरवरी 1853 में चली थी। इस ऐतिहासिक यात्रा में लगभग 400 यात्रियों ने 14 डिब्बों में सफ़र किया था। कितने डिब्बे थे? 14 और 400 यात्रियों लगभग थे सफ़र करने वाले। ठीक, ट्रेन को साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 भाप इंजनों द्वारा खींचा गया था। कौन कौन से थे? एक सुल्तान था, एक साहिब था, ठीक, और सिंध था। ये 3 डिब्बे थे। ठीक, वो थी भाप की ट्रेन। ठीक, तो आप लोग ऐसे इसे देख सकते हो। इस घटना को 21 तोपों की सलामी के साथ चिन्हित किया गया था और इसने भारतीय रेल के इतिहास की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आप लोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग देख के जाइए। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करें। और अपने फ्रेंड तक यह वीडियो भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ लाभ हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।